आज प्रैक्टिस सेट हम लोग साइंस का 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य रक्त का पीएच मान बताओगे क्या होता है। इसमें देखो लिखा है सामान्य मानव रक्त है। इसमें जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है, सामान्य मानव रक्त है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है सामान्य मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है। कितना होता है, 7.4। अब उसी के बारे में उसने पूछा है कि ये जो होता है कैसा होता है, उदासीन होता है या थोड़ा अम्लीय होता है या अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील होता है या थोड़ा क्षारीय होता है। तो बताओगे कैसा होता है, कैसा होता है, क्योंकि 7.4 है और हमने क्या बताया था कि जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर के कहां तक, 0 से लेकर के 14 तक चलता है। जीरो से 14, 1, 2, 3, 13 और 1, 14। अब यहां पर अगर 0 से लेकर के कहां तक 6.9 तक होगा तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। और अगर के एग्जैक्ट 7 होगा उदासीन, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। और अगर 7.1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 14 तक, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, सारी होगी। और ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ठीक है, थोड़ा क्षारीय होगा। कैसा होगा रक्त का पीएच, थोड़ा क्षारीय होगा। और जो रक्त होता है इसका लाल कलर किसके कारण होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन। अच्छा बताओगे हीमोग्लोबिन जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है ये क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो जो हीम होता है ये क्या होता है, रंजक या वर्णक, इसी को इंग्लिश में पिगमेंट बोलते हैं। और ग्लोबिन जो होता है ये क्या है, प्रोटीन होता है। और अच्छा बताओगे जो रक्त है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा का प्रतिशत पूछ लेगा तो 55 से 60 होता है। और अगर पूछ लेगा रुधिराणु, ठीक है, इसका प्रतिशत कितना होता है, कितना होता है, 40 से 45%। लेकिन अगर पूछ लेगा कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, तब आंसर क्या होगा, 90 से 92% होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और देखो पहला क्वेश्चन था रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत, तब आंसर क्या था, 55 से 60। दूसरा क्वेश्चन था रक्त में रुधिराणु का अगर प्रतिशत पूछ लेगा तब आंसर क्या होगा, जब ये कितना है 55 से 60 है तो ये कितना हो जाएगा 40 से 45%। फिर तीसरा क्वेश्चन, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 से 92 होता है। लेकिन यहीं पर अगर पूछ लेगा रक्त में जल का प्रतिशत कितना होता है, रक्त में
जल का प्रतिशत, तब आंसर क्या होगा 61.11% या डायरेक्ट 61 दे देता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, थोड़ा क्षारीय। अच्छा, जो रक्त होता है वो क्या है, ऊतक है, प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है। ऊतक में भी किस प्रकार का ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। अच्छा, तरल संयोजी ऊतक के और उदाहरण बताओ। जो हमारी हड्डियां हैं, क्या ये तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण में आएगी, तरल में नहीं आएगी, संयोजी ऊतक में आएगी लेकिन तरल में नहीं आएगी। इसके बाद में बताओगे रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। बताओगे कौन सा, कौन सा होता है, अभी भी बताया था 90 से 92%। तो वही दिया है कि जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में, उसी में क्या होगा, प्रोटीन होगा, खनिज होगा, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, बोलो। पल्स दर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो। हाँ, पल्स रेट कहा जाए या इसी को ये क्या बोलते हैं, नब्ज रेट। ठीक है, नब्ज दर भी बोलते हैं, नाड़ी दर भी बोलते हैं। तो जैसे डॉक्टर चेक करता है, क्या चेक करता है, पल्स रेट चेक करता है। तो यही जो पल्स रेट है वो क्या क्या मस्तिष्क की वो फंक्शनिंग जांचने के लिए, या दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, या रक्त की मात्रा जांचने के लिए, या फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। रक्त की मात्रा ए नंबर, देखो सी भी आ गया है, ए भी आ गया है, बी होगा किसी का। तो हमेशा याद रखोगे ये जो पल्स रेट है तो इसका कनेक्शन किससे है, हार्ट से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग पल्स रेट है वो हमारी मतलब एक प्रकार की क्या करने के लिए, जो हमारी हार्ट होती है उसकी फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने से कितने बार धड़कता है, 70 से। अच्छा, अगर हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तब हार्ट बीट जो होगी वो बढ़ेगी या घटेगी, और एक धड़कन में लगा समय कितना होता है, कितना, 0.845 या केवल 0.8 याद रखना। ये वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग ये जानते हैं कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितने बार, 70 से 72 बार, लेकिन उसने पूछा है एक धड़कन में लगा समय, एक धड़कन में लगा समय। अब आंसर क्या होगा, 0.8 सेकेंड। और पूछ लेगा कि एक धड़कन में हमारा हार्ट कितना मतलब जो ब्लड है कितना ब्लड पंप करता है। तो याद करो, याद रखना, एक धड़कन में हमारा हृदय 70 ml ब्लड क्या करता है, पंप करता है। अब बताओगे हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, अभी भी बताया है, कौन सी, ग्लोबिन है। कुछ लोग कहते हैं हीम, जबकि इसमें क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। हीम क्या है, रंजक या वर्णक है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट बताओगे रक्त में सफेद रक्त कण। देखो अभी हमने बोला था कि रक्त में
जो प्लाज्मा है इसका प्रतिशत कितना होता है, तो आंसर क्या बताया था, 55 से 60 बताया था। और अगर हम पूछ लेगा रुधिराणु का प्रतिशत, तो भी 40 से 45% बताया था। तो यही जो रुधिराणु है, देखो रक्त का जो क्लासिफिकेशन किया गया इस प्रकार से, रक्त में प्लाज्मा 90 से कितना, सॉरी 55 से 60% अभी बताया, कितना होगा 55 से 60%। और इसके अलावा जो रुधिराणु है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्पिकल्स, क्या बोलते हैं, कार्पिकल्स बोलते हैं। ये जो रुधिराणु है यही क्या होती है, जो हमारी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और यहां पर प्लाज्मा में जल जो होता है कितने प्रतिशत होता है, बोलो 90 से 92% होता है, 90 से 92%। और जो अन्य पदार्थ हैं वो कितने होते हैं, 8 से 10%। अब देखो यही अन्य पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे प्रोटीन हो गई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा खनिज, हार्मोन, ठीक है, और फास्फेट हो गए, सल्फेट हो गए, ये सारे इसी में आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है, इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, अकर कोशिका और कण कोशिका। अकर कोशिका को बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट, कण कोशिका को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। फिर इसके बाद में यही देखो, कण कोशिका और अकर कोशिका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, ग्रेन्युलोसाइट्स है। और इसको बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स है। समझ लेना, साइड से लिखा CYTES है। याद रखना, जिसमें दो अक्षर हैं, कण में कितने अक्षर हैं, देखो कोशिका इसमें भी, कोशिका उसमें भी, उससे मतलब नहीं। जिसमें दो अक्षर हैं तो याद रखना उसके 3 टाइप है, दो अक्षर वाले के कितने, 3, और 3 अक्षर जिसमें है उसके 2 टाइप हैं। अब ये कौन कौन से 3 हैं, एक होता है इओसिनोफिल्स, ईओ मिल जाए या ईओ मिल जाए, वो भी मिल सकता है तुमको, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और इसके यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 3 है, तो इसके टाइप कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। और जैसे यहां पर पूछ लेगा कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, बोलो सबसे बड़ी साइज में अगर पूछेगा तब वहां पर मोनोसाइट्स है। वैसे क्या सोचोगे, मोनो का मतलब एक होता है,
तो ये छोटा लग रहा होगा तुमको देखने में, लेकिन याद रखना यही क्या है, सबसे बड़ी। और अगर पूछ लेगा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल 65 से 70%, या कहीं कहीं पर 60 से 65% भाग देता है, किसका बना होता है, न्यूट्रोफिल से। तो यहाँ पर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है, ये किसके, अकड़ कोशिका के पार्ट है। और कण वाले के कौन कौन से, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और ठीक है न्यूट्रोफिल्स। तो ये याद रखोगे। तो यहाँ पर इस टाइप से रक्त को दो भागों में डिवाइड किया गया, प्लाज्मा और रुधिराणु। और पूछ लेता है कि प्लाज्मा जो होता है वो किस कलर का होता है, तो याद रखना हल्का पीला कलर होता है। और ये एकदम तरल पदार्थ होता है। जैसे तुमने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कितने लोगों ने प्लाज्मा दान किया, ठीक है। तो प्लाज्मा का मतलब क्या है कि उसमें ना ही आरबीसी होगी, ना ही डब्ल्यूबीसी होगी, और ना ही प्लेटलेट्स होंगे। तो इसमें जल जो होगा कितना, 90 से 92%। जब इसमें 90 से 92% क्या मौजूद है, जल, तो वो कैसा होगा, बोलो, एकदम तरल पदार्थ होगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, रक्त में सफेद रक्त कण बताओगे। तो सफेद रक्त कण का मतलब ये क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, ठीक है। इसी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर रक्त में सफेद रक्त कण जो होता है, तो ये क्या करता है बताओगे, ठीक है, शरीर को संक्रमण से बचाता है। अच्छा, आरबीसी का कार्य क्या होता है, हाँ, CO2 को बाहर निकालना और O2 को शरीर के अंदर, ठीक है। तो उसमें लिखा मिलता है O2 एवं CO2 का परिवहन करना। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, हाँ, रक्त का थक्का जमाने में क्या करना, सहायता करना। अच्छा, मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है किस कारण से, हेपेरिन, ठीक है। हमारे शरीर, हमारे ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हेपेरिन। कौन सी, हेपेरिन, जिसके कारण रक्त का थक्का बॉडी के अंदर नहीं जम पाता है। और शरीर से बाहर जैसे ही रक्त आता है, मान लो कहीं चोट लगी तो रक्त का थक्का जम जाता है। अच्छा, रक्त के थक्का जमने की टाइमिंग क्या होती है, बोलो, कितने मिनट में जम जाना चाहिए, 2 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है। और कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है रक्त का थक्का बनाने में, यहाँ पर कुछ हम फैक्ट बता रहे हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कारक, अगर पूछ लेगा रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु कौन सी है, आंसर क्या होगा, प्रोटीन पूछेगा, कौन सी प्रोटीन। अब देखो इसमें मेन है फाइब्रिनोजन, क्या होगी, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के अलावा थ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। और यहीं पर अगर पूछ लेगा क्या, विटामिन कौन सी रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, कौन सी, विटामिन के। और अगर यहीं पर पूछ लेगा एंजाइम कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज।
और पूछ लेगा तत्व कौन सा होगा, कौन सा होगा, कैल्शियम। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तब आंसर पता होना चाहिए। तो प्रोटीन पूछेगा तो मेन उसमें फाइब्रिनोजन देता है, या तो फाइब्रिनोजन देगा या तो थ्रोम्बिन, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए चाहे वो फाइब्रिनोजन हो, चाहे थ्रोम्बिन हो, या प्रोथ्रोम्बिन हो, या थ्रोम्बोप्लास्टिन हो। ठीक है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। और तत्व कौन सा होगा, कैल्शियम। धातु कौन सी होगी, आयरन। और इसके अलावा अगर कोशिका पूछ लेगा, कोशिका कौन सी होगी, रक्त का थक्का बनाने में सहायक कोशिका, अभी अभी बताया है, प्लेटलेट्स। ठीक है, आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स है। जिसको ना पता हो तो ये फैक्ट अपनी कॉपी में आज जाके जरूर नोट कर लो। ठीक है, अब बताओगे, हाँ इसका आंसर हो गया था। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा ना, ये हो गया। बताओगे, मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बोलो। अच्छा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वो सबसे छोटी है, सबसे बड़ी अंडाणु होती है। ठीक है, और सबसे छोटी पूछेगा तब आरबीसी बताओगे, और अगर पूछ लेगा सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी तब आंसर क्या होगा, अभी भी बताया है, मोनोसाइट्स। यहाँ पर बताओगे मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं, बताओ। तो आरबीसी में, ठीक है, जो आरबीसी है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। लेकिन हमने उसमें अपवाद बताए थे कि किसके केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है, ऊंट और लामा। अब बताओगे, अच्छा अत्यधिक ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ती है या घटती है। हाँ, तो हमेशा याद रखना आरबीसी और आरबीसी अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन क्या होगी, घटेगी। तो याद रखोगे जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, अप होता है या डाउन होता है, ठीक है, कम होता है। तो जब ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आरबीसी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ता है। कितने प्रतिशत बढ़ता है, 30%। और सोते समय ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा होता है या कम होता है, बढ़िया से खर्राटे कुछ लेते हैं, ठीक है। तो उस समय याद रखना ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, बढ़ा होता है, तो वहां पर आरबीसी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने प्रतिशत, अगर ऊंचाई में जाते हैं, कहा, ऊंचाई में, ठीक है, तब 30% ये बढ़ जाएगी। और अगर सोते समय पूछेगा, सोते समय, तो जो आरबीसी है कितने प्रतिशत घटेगा, 5% घट जाती है। अब यहाँ पर इसका आंसर बताओगे, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है, दिमाग में। गति से रिलेटेड है, किससे, क्या गुर्दे से होता है, अब बताओगे दिल से या यकृत से, कहां से, हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन कह सकते हैं या उसी की गति भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, 2016 में।
नेक्स्ट बताओगे रक्त समूह प्रणाली ABO जो ब्लड ग्रुप होता है उसका आविष्कार किसने किया? देखो समझो, केवल अगर वो तुमसे पूछ रहा है रक्त समूह खोज वर्ड भी कभी दे देता है और कभी आविष्कार वर्ड दे देता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बताओगे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज बताओगे किसने की? तो याद रखना रक्त परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब क्या होता है? रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें क्या है रक्त का परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन करवाना है, तो क्या तुम हार्ट का काम कर सकते हो? ले सकते हो उसकी जगह? नहीं ले सकते हो ना। तो रक्त का परिसंचरण करवाते करवाते हार गए। हार गए से हार्वे, हार गए से क्या हार्वे, हार्वे से विलियम हार्वे। क्या याद रखोगे? विलियम हार्वे। और यहाँ पर जो रक्त समूह है तो इसके खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। अब इसके बाद में यहां पर पूछा था ABO, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। तो उसने पूछा है कौन कौन सा? ABO, A, B और O, ठीक है। इसके तीनों के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर क्या होगा? कार्ल लैंडस्टीनर। और अच्छा बताओगे O नहीं AB के कौन है? ABO के कौन हो गए? कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन O वाले के कौन है? सॉरी AB वाले के डिकास्ट्रो एवं स्टर्लिंग, ठीक है। डिकास्ट्रो एवं स्टर्ली या स्टारली, जो भी पढ़ना चाहो। डिकास्ट्रो एवं स्टर्ली है किसके? AB के। और इसके कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति। अब बताओगे इसके बारे में? अच्छा बताओगे सर्वदाता जिसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? O में भी O पॉजिटिव या O नेगेटिव? O नेगेटिव वाला कौन सा होता है? O नेगेटिव। और सर्वग्राही जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। AB में भी, AB में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सर्वग्राही पूछ लेगा AB होता है, AB में भी AB पॉजिटिव। सर्वदाता O जानते हो, ठीक है। लेकिन O में भी O पॉजिटिव या O नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा? O नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओगे A, B और O रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्त दान कर सकता है कौन? AB के बारे में पूछ रहा है। AB जो है क्या होता है? सर्वग्राही है। तो क्या ये AB मतलब AB वाला ABO रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्त दान कर सकता है? सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। बताओ सही है? सर्वदाता या सार्वभौमिक दाता किसे कहा जाता है? O को कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ये क्या है? सही है।
ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता है। क्या है ये? गलत है। और ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्त दान कर सकता है। अब देखो हम यहाँ पर तुम्हें बता रहे हैं, ए होता है बी, ए बी और ओ। यहां भी हमने लिख दिया ए बी और ओ। अब जैसे मान लो ए वाला है, सबसे पहले तुम्हें इन दोनों को कंफर्म करना है। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही। ओ क्या होता है? सर्वदाता। ओ क्या है? सर्वदाता, सबको देगा। ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा, लेकिन ले किससे सकता है? केवल ओ से ले सकता है। अब इसके बाद में देखोगे ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। देखो सबसे ग्रहण कर रहा है, ए से बी लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, ओ से लेगा, लेकिन ये दे किसे सकता है? केवल ए बी को। किसे दे सकता है? केवल ए बी को। अब बात करते हैं किसकी? ए वाला। ए वाला ए को दे सकता है और ए से ले सकता है, और साथ में किससे ले सकता है? ओ से। और बी वाला क्या कर सकता है? बी को दे सकता है और बी से ले सकता है, साथ में ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ सर्वदाता है। अब इसके बाद में अगर हम तुमसे पूछ ले कि जो रुधिर वर्ग है, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए ले सकता है और दे सकता है, बताओ। जो ब्लड ग्रुप ए है वो ले किससे सकता है? किससे ले सकता है? चलो इसको यहां पर से हटा के हम इधर नीचे लिख दे। ब्लड ग्रुप यहां लिखा हमने ए, फिर लिखा बी, इसके बाद में लिख दिया ए बी और ओ। तो ए वाला ले सकता है, ए से भी ले सकता है, प्लस ओ सर्वदाता था, जब सबको दिया होगा तो इसको भी दिया होगा, तभी तो इसने लिया होगा। तो ए और ओ, और ये दे सकता है किसको? बी को, सॉरी किसको? ए वाला है तो किसको? ए को, और क्योंकि ए बी क्या है? सर्वग्राही, सबसे ले रहा है, ठीक है, सबसे इसने ग्रहण किया होगा, तो ए वाले से भी ग्रहण किया होगा, तो ए और ए बी। अब बताओगे बी वाला जो है ले सकता है किससे किससे? बी से और ओ से, और दे किसे सकता है? बी और ए बी को। अब बताओगे ए बी वाला ले सकता है तो सब से, ए से, बी से, ए बी से और ओ से, लेकिन दे किसे सकता है? केवल ए बी को। और ओ वाला बेचारा क्या है? ले सकता है केवल ओ से, लेकिन दे सकता है सभी को, ए को, बी को, ए बी को और ओ को, ठीक है। ये चीज याद रखना है। जितने फैक्ट बताए ये सारे नोट होने चाहिए। अब देखो इधर समझ लो, ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले को रक्त क्या दान कर सकता है? ए बी वाला नहीं, ठीक है। सार्वभौमिक रक्तदाता भी नहीं है, सार्वभौमिक ग्राही है लेकिन दाता नहीं है। किसी भी रक्त वर्ग से रक्त ले सकता है, तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो देखो उपास्थि भी है, अस्थि भी है, रक्त भी है, हार्मोन जो है ये ऊतक नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दिया है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्न में से कौन सा
अंग सबसे बड़ा है, बताओ कौन सा? त्वचा। अगर त्वचा नहीं दिया होगा तब क्या हो जाएगा? यकृत। नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? अभी भी पढ़ा है। संवहनी बंडल, ये क्या है? संवहनी बंडल, बोलो। त्वचा, त्वचा या हड्डी या ऊतक की छाल, क्या होगा? अभी अभी पढ़ा है। हड्डी। देखो, हड्डी मतलब अस्थि, अभी वर्ड पढ़ा ना, चाहे अस्थि हो, उपास्थि हो या ब्लड हो, ये तीनों किसमें आते हैं? संयोजी ऊतक में। और अगर तरल संयोजी ऊतक पूछेगा तो रक्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कौन? ग्लूकोज, वसा, क्षार, प्रोटीन। बताओ, अधिकतम ऊर्जा पूछ रहा है, तब आंसर होगा वसा। लेकिन यहीं पर अगर उसने क्वेश्चन पूछा है कि सबसे जल्दी हमें या तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तब आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं देगा तब क्या देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3, मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट बताओगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? देखो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा वाला पूछे, या केवल ये क्वेश्चन पूछ ले कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ संपन्न होता है, तब भी का आंसर क्या होगा? छोटी आंत। अगर पूछेगा कहां से शुरू होता है, कहां से? मुख से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? हाँ, 6 से छोटी है, 6 से 6, तो 6 से 6, तो 6 से 7 क्या मीटर। अब कुछ सोच रहे होंगे कि हम लोग तो 6 से 7 मीटर है नहीं, तो वो कैसी होती है? फोल्ड होती है एकदम से, ऐसे करके, ये यहाँ पर से ऐसे, ये बड़ी आंत आती है, ठीक है, और इसी में ऐसे करके, ऐसे यूं यूं ऐसे, ठीक है, ये होती है। तो ये कैसी होती है? एकदम मुड़ी होती है। नेक्स्ट बताओगे, ये देखो, दिख रहा है? ये आहार नाल के भाग हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर माउथ एंड माउथ कैविटी, मतलब मुख और मुख हुआ, तो यहां से स्टार्ट होता है। फिर ये क्या है? फेरिंग्स है। ये क्या है? ओसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी। इसको क्या बोलते हैं? ग्रासनली। और फिर इसके बाद में ये हमारा क्या है? आमाशय है। अच्छा बताओगे, ग्रसनी या ग्रासनली में भोजन का पाचन होता है या नहीं होता है? तो ये जो नली होती है, इसका मेन वर्ग क्या होता है? भोजन को अंदर की ओर धकेलना, ठीक है। क्या होता है? भोजन को अंदर की ओर धकेलना होता है। और ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? बोलो, इसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। तो जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो इसका जो द्वार होता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी खाना खाते समय छींक आ जाती है, तो भोजन, ठीक है, जाना है कहां पर? ग्रास नली में। चला जाता है कहां? श्वास नली में। और फिर श्वास नली मतलब नाक से बाहर आ जाता है। और फिर इसके बाद में ये लिखा है पैंक्रियाज, जिसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। ये क्या है? लीवर मतलब यकृत। ये गाल ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय। और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको वेदांत्र या बड़ी आंत बोलते हैं, ये लिखा है रेक्टम। और ये लिखा है एनस। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको क्षुद्रांग या छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है? अभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? मुख गुहा भी पढ़ा है, यकृत भी पढ़ा, अग्नाशय भी पढ़ा, आमाशय भी पढ़ा, और इसके अलावा श्वास नली भी है। और फिर इसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत,
यही छोटी आंत के ही, बड़ी आंत के ही भाग कौन से होते हैं? यही रेक्टम, एनस, ठीक है, ये होती है। और एक होता है कोलन भी होता है। अच्छा, छोटी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं? बड़ी आंत के तो हमने बताया रेक्टम, एनस और कोलन होते हैं। छोटी आंत के इलियम, ड्यूडेनम और जेजुनम होते हैं, ठीक है। ये जो छोटी आंत है इसके भाग कौन कौन से होते हैं? इलियम, ड्यूडेनम, डियो और जेजुनम, जेजुनम, ठीक है, ये होते हैं। और अच्छा बताओगे अमाशय के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से बताओ? हाँ, कैरोटिड, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक, ठीक है। और जो तुमने बताया ना पैरोटिड, ये क्या है? ग्रंथि है। और कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथि है। अच्छा, लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 जोड़ी, ठीक है। 3 जोड़ी कहेगा या संख्या रहेगा तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। पैरोटिड होती है और मैंडिबुलर और मैक्सिलरी, ठीक है। अधोहनु, अधोजीवा और कर्णमूल, ये जो होती है ना जिसमें टॉन्सिल से गलसुए हो जाते हैं। अब बताओगे भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। अभी अभी बताया है, कहां से? मुख से। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख से। तो इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताओगे एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। बताओगे सबसे पहले अगर जिसको ये बताए कि फेरोमोन होता क्या है तो वो बता देगा। सबसे पहले तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। ये क्या करता है कि एक ही जाति के जीवों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देखोगे शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है या अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये याद रखोगे एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है कि जैसे मान लो अगर कुत्ते हैं तो अपनी प्रजाति के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो वो एक हार्मोन का क्या करते हैं? हार्मोन को स्रावित करते हैं, ठीक है। तो वो अपनी ओर क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बताओगे गले में के छल्ले में मौजूद होते हैं। बताओ, ये जो तुमने देखा है अभी जो श्वास नली, ठीक है, इस टाइप से ऐसे करके ऐसे, तो ये जो छल्ले होते हैं ये किसके बने होते हैं? उपास्थि के या जोड़ या स्नायु या एरोलर? बोलो, क्या जोड़ ये होते हैं या स्नायु जिसको टेंडन और कंडरा, ठीक है। एक टेंडन होता है, एक कंडरा, टेंडन और क्या होता है? टेंडन बताया था अगर वही एमबीटी। अगर मसल्स किससे जुड़ी है? बोन से। मांसपेशियों को अगर हड्डी से जोड़ने वाली कोई पेशी है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन। और अगर बोन प्लस बोन, अगर हड्डी हड्डी से जुड़ी है तो उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो लिगामेंट जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडरा या स्नायु। तो टेंडन को बोलते हैं कंडरा और लिगामेंट को स्नायु बोलते हैं। तो ये याद रखना। तो याद रखोगे गले में ये जो इस टाइप के, ये जो छल्ले टाइप के होते हैं, यहाँ पर अगर ऐसे करोगे तो वो कैसे होते हैं? थोड़े मुड़ जैसे जाते हैं। तो क्या हड्डी आसानी से मुड़ सकती है? नहीं मुड़ सकती है ना। तो जो उपास्थि होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है, तो वही होते हैं। तो गले में जो छल्ले होते हैं वो किसके? उपास्थि के बने होते हैं। नेक्स्ट बताओगे प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? बोलो, कौन सा होता है? क्वाशियोरकर होता है। और अच्छा बताओ, इसका आंसर तो हो गया ये, लेकिन रिकेट से किसकी कमी से होता है? विटामिन बीटी का मतलब क्या? विटामिन, ठीक है, विटामिन डी।
और स्कर्वी ये किससे है? विटामिन सी की कमी से। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। और बेरी बेरी ये किसका है? बी आ जाए या B1? अच्छा, इसका रासायनिक नाम? हाँ, पहले से पहले आ गया, थायमीन। और बाकी भी आगे हैं, उससे पूछेंगे। अब बताओगे, पूछा है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? सी। ए है। और हमेशा याद रखना, जो रेलवे वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, वो इसी टाइप से देगा। तो मैं पता है कि ए की ये ए यहाँ पर ना दे करके यहाँ दे दे। और बी जैसे देखो, बी में बी नहीं दिया है, क्या दिया है? सी दिया है। डी में क्या दिया है? बी दिया है। वो ऐसे भी दे देता, तुम्हारा सही आंसर आया है, लेकिन तुमने टिक करने में क्या कर दिया है? गलती कर दी है। तो यहाँ पर रेलवे वाले जो ऑप्शन होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, तो सोच समझ के आंसर लगाना। तो केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो याद रखोगे विटामिन बी। और बी में B6 हो जाएगा। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, जो B6 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। और इसके अलावा रोग कौन सा होता है? पैलेग्रा, एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। और जो विटामिन B12 होता है इसका रासायनिक नाम? साइनोकोबालामिन। और रोग कौन सा होता है? परनीशियस एनीमिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृणाल एनीमिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। और अगर मान लो ऑप्शन में अगर बी ना देता तब इसका आंसर क्या होता? तो याद रखोगे केले में विटामिन के भी होता है, डी भी होता है, सी भी होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में बी होता है। बी में भी B6 होता है। अब बताओगे, अच्छा वैसे ये हो चुका है, रिकेट से बीमारी होती है, बताओ किससे होती है? किससे? इसी को ही हिंदी में क्या कहते हैं? रिकेट्स को, सूखा रोग। और बताओगे विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। रोग कौन सा होता है? रतौंधी। अब बताओगे पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है? फ्लोराइड संदूषण या फास्फोरस संदूषण या पानी के स्रोत का खारापन या मानव के अपशिष्ट से? बताओ, पेयजल आपूर्ति में जो कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या है? कि जो पानी पीने वाला होता है, ठीक है, तो जो कोलीफॉर्म है उसकी उपस्थिति का पता जो चलेगा, वो जिस तरीके से मानव अपशिष्ट होते हैं ना, तो उसकी स्मेल आती है, बिल्कुल वैसे ही उसमें स्मेल आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे मेटाबोलिज्म या मेटाबॉलिज्म भी देता है। ठीक है, चयापचय होता है। इसके टाइप कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। अब बताओगे उपचय क्या है और अपचय क्या होता है? याद रखना, अगर सरल जो है किसमें? जटिल में कन्वर्ट हो रहा है। सरल अणु किसमें? जटिल में। तो वो क्या प्रोसेस कहलाती है? उपचय। और अपचय क्या है? जटिल अणु किसमें? सरल में टूटेंगे। जटिल अणु किसमें? सरल में। तो ये पूछ लेता है। तो इसने पूछा है कि इससे संबंधित कथन दिए गए, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं या सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय। तो देखो अभी अभी हमने बताया है कि इसके टाइप उपचय और अपचय होते हैं, तो ये सही है थर्ड वाला। अब देखो इसमें
देखोगे शरीर में होने वाली सभी जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, भोजन का पाचन वगैरह जो भी है, वो सारा किसमें आता है? मेटाबॉलिज्म में। अब यहाँ पर सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण तो भी बताया है, सरल से जटिल और जटिल से सरल हो, ये इसी में ही आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ए भी सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? अभी अभी बताया है, क्या उसमें हार्ट आता है? यकृत था, अमाशय भी था, मुंह भी था, लेकिन यहाँ पर हार्ट नहीं था। नेक्स्ट, डिओडेनम का भाग है, अभी भी बताया था, इलियम, इलियम, डेओडेनम, जेजुनम, किसके भाग थे? छोटी आंत के। किसके? दिख रहा नहीं दिख रहा? नेक्स्ट बताओगे, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है कौन सा अम्ल होता है? HCl, सबसे हार्ड होता है। इसके बाद में बताओगे, हमारा दंत वलक से बना होता है, किससे? कैल्शियम सल्फेट से या कैल्शियम फास्फेट से? अच्छा बताओगे, जो हमारे दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के या कैल्शियम और सल्फर से? कैल्शियम फास्फोरस होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या बनेगा? कैल्शियम और फास्फोरस से रिलेटेड। देखो कैल्शियम तो सभी में है, इसमें सल्फेट दिया, इसमें ऑक्साइड, ये कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। सल्फेट नहीं होगा, क्या होगा? हाँ, इंसुलिन बताओगे, इंसुलिन पहले बताना है ये होता क्या है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। कमी से रोग, तो क्या होगा? मधुमेह, इसी को ही डायबिटीज या शुगर बोलते हैं। और इसके अलावा ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? किसे? अग्नाशय से। जो इंसुलिन है स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से। और किन कोशिकाओं से स्रावित होता है? बीटा कोशिकाओं से। ठीक है, उसने देखा इंसुलिन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तब आंसर क्या होगा? बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो किन कोशिकाओं से? बीटा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन पाया जाता है आलू के ट्यूबर में, या अदरक के प्रकंद में, डहलिया की गांठदार मूलों में, या प्याज के बल में? बताओगे किसमें पाया जाता है? तो याद रखना, जो डहलिया होता है उसी की जो गांठदार जड़ें होती है, ठीक है, उसी में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2000, मतलब अभी नहीं, 2000 ये 4 में पूछा गया। नेक्स्ट बताओगे, अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोलो।
हमारा जो भोजन है वो कितने चरणों में कंप्लीट होता है? भोजन का पाचन कितने चरणों में? 5 बता दें। भोजन का पाचन, भोजन के पाचन के चरण ऐसे लिखे ना, भोजन के तो 5 से पाचन है, और अगर ना हटा देंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा? 5। तो पाचन के कितने चरण होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अंतर्ग्रहण, जिसको इंजेक्शन बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। इसके बाद में पाचन, पाचन को डाइजेशन बोलते हैं। फिर अवशोषण, अवशोषण के बाद में इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, स्वांगीकरण। और लास्ट में क्या है? डिफिकेशन। अगर अंतर्ग्रहण की बात की जाए, किसे कहते हैं अंतर्ग्रहण? भोजन का मुख के अंदर लेना है, या भोजन को मुख के अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? देखो, अंता प्लस ग्रहण होता है। अंता का मतलब क्या होता है? अंदर। अंता मतलब अंदर, और ग्रहण मतलब ग्रहण करना। तो भोजन को मुख के अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। और पाचन क्या होता है? ठोस अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अवशोषण क्या होता है? जो पचा हुआ भोजन है, मतलब पहले कैसा था? ठोस अघुलनशील था, किसमें कन्वर्ट हो गया? घुलनशील में। अब यही जो पचा हुआ भोजन, ठीक है, पचे हुए भोजन का शरीर के पचे हुए भोजन का किसमें? रक्त में मिलना क्या कहलाता है? अवशोषण। और जब ये रक्त में मिल जाएगा तभी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कोई भी हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने रोटी खाई, सब्जी खाई, तो पूरे शरीर में रोटी सब्जी मिलेगी। किसके माध्यम से हमको एनर्जी मिलती है? जब वो रक्त में अच्छे से मिल जाता है। ठीक है। अब यही रक्त, अवशोषित भोजन मतलब रक्त में मिला हुआ भोजन का शरीर के काम आना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। और जो परिमल त्याग है, तो अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, लेकिन फिर भी जो मतलब अपच भोजन रह जाता है, तो उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? परिमल त्याग कहलाता है। तो पूछा गया था अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा में, तो प्लाज्मा ये किसका है? रक्त वाला है। तो इसको क्या कहोगे? अभी यहाँ पर ये पढ़ा था अवशोषण वाला, ठीक है, जिसमें दिया एसिमिलेशन या इजेशन या इंजेक्शन या एब्जॉर्प्शन, तो क्या कहलाएगा? यहाँ पर है अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया। तो अब यहाँ पर अवशोषित भोजन है, तो यहाँ पर ये फिर क्या है? एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, क्या होगा? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण होगा। क्या होगा? स्वांगीकरण। एसिमिलेशन को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। नेक्स्ट बताओगे, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? कौन सा? HCl। इसमें भी है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, भोजन में प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? बोलो, ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरीज में। किसके बारे में बताओगे? मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, कौन सा? जिगर को ही क्या बोलते हैं? यकृत या लीवर। और कौन सा ऐसा हमारे शरीर का अंग है जिसको हम एक बार से दोबारा सृजित नहीं कर सकते? जो हमारा दिमाग है, ठीक है।
मानव शरीर में कंठ को बताओगे किस नाम से जाना जाता है? तो जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं? कंठ बोलते हैं। नेक्स्ट बताओगे, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना लंबा होता है? अब बताओगे इसमें 8 मीटर दिया, 7 भी दिया, 10 भी दिया, 9 भी दिया, तो 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर। तो देखोगे यहां पर 7 नहीं होगा, 8 से 10 के बीच में दिया है, तो अब एग्जैक्ट 8 भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा लेंगे? इसमें 9 माना गया। ये 2016 एनटीपीसी में पूछा गया है। इसके बाद बताओगे किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अभी अभी बताया है, किसके द्वारा? अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट बताओगे किस प्रक्रिया के द्वारा? अच्छा ये रिपीट है। हाँ ये बताओ, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति क्या कहलाती है? कौन सी? कर्मानुकुंचन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? कि भोजन नली की दीवारों के, जब हम लोग खाना खाते हैं तो आमाशय में भोजन पहुंचता है, ठीक है, तो उसमें फैलता और सिकुड़ता है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और प्रसारण का मतलब होता है फैलना। तो इस प्रकार की गति को ही क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। नेक्स्ट बताओगे निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं? अभी भी बताया था कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए। कौन सा? देखो मुख या मुख गुहिका है, इसके अलावा वायु कोशिका, पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर अभी बताया था, बड़ी आंत, तो कौन सा नहीं होगा? वायु कोशिका, ये फेफड़ों में आएगा। नेक्स्ट बताओगे एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? बोलो। अच्छा लार में और कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन होता है और एमाइलेज भी होता है, ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है? किसको किसमें कन्वर्ट करता है? मंड को शर्करा में बदलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नेक्स्ट बताओगे पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? किसमें? कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? क्या एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होते हैं? बोलो। कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। प्रोटीन, लिपिड या अमीनो अम्ल क्या होते हैं? तो याद रखोगे एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इसका बताओगे पचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा? पचित खाना किसके द्वारा अवशोषित करने की बात कर रहा है, तो किसके द्वारा? उदर। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? या ग्रहणी या क्षुद्रांत या मलाशय, तो किसके द्वारा? क्षुद्रांत होगा, ठीक है, कि पचित खाना किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। नेक्स्ट बताओगे अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, कौन? अच्छा बताओगे जो पेप्सिन हो, पेप्सिन, ड्रेप्सिन या इरेप्सिन, ये तीनों किस प्रकार का पाचन करने वाले एंजाइम हैं? तीनों क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। और जो पेप्सिन है ये किसको करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और यहां पर याद रखोगे जो एमाइलेज है, एमाइलेज नहीं लाइपेज, ये है एमाइलेज,
आधा दिया है एमाइल। एमाइलेज ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है? बताया था एमाइलेज को माइलेज। गाड़ी कब माइलेज देती? जब हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट से स्टार्च को किसमें? शर्करा में कन्वर्ट करता है। और जो लाइपेज है वसा को वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर उसने पूछा अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम, क्योंकि जो पेप्सिन है ये अमाशय में पाया जाता है। उसने अग्नाशय में पूछा है तो अग्नाशय में कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। और जो इरेप्सिन होता है वो कहाँ पर होता है बताओ? जो पेप्सिन है ये कहाँ होता है? अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन है ये तो पता है कहां पर? अग्नाशय में होता है। इसके अलावा इरेप्सिन कहां पर पाया जाता है? तो ये छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में। चलो इसका बताओगे। पाचन के दौरान होती है। पित्त की भूमिका मतलब क्या होती है? पित्त क्या करता है? वसा का अवशोषण करता है या पायसीकरण करता है या वसा का उत्सर्जन करता है या वसा का पाचन करता है? क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? जो पित्त है क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। अब बताओगे यहाँ पर है को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। जो शाकाहारी जानवर होते हैं ना तो छोटी मतलब लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, मतलब भोजन को पचाने के लिए। तो किस प्रकार का? सेलुलोज। जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं, ठीक है, सभी में। इसका बताओगे मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। अब देखो ग्रसनी भी दिया है, ग्रास नली भी दिया है, कंठ नली और नासा हुआ। ग्रास नली होगा ना? क्या होती है? ग्रसनी होती है भोजन और हवा के लिए, ठीक है। ये ग्रसनी होती है, ग्रास नली नहीं होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यकृत का कार्य बताओगे। यकृत का मेन कार्य क्या होता है? पाचन। क्या होता है? पाचन होता है। और अभी हमने बताया था ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? यकृत। और पूछ लेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तभी तो आंसर क्या होगा? यकृत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में बदलता है? बताओ। क्या छोटी आंत ये कार्य कर सकती है? पित्ताशय। पित्ताशय का मेन वर्ग क्या होता है? पित्तरस का। अच्छा, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो बच्चे देखते हैं कि पित्तरस का निर्माण पूछ रहा है तो वो ऑप्शन में देखते हैं पित्ताशय, तो आंसर वही कराते हैं। तो अगर निर्माण पूछेगा पित्त का तो कहाँ पर होता है? यकृत में। और संग्रहित या संचित या इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। और यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? और सामने संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में बदलता है। तो अग्नाशय भी नहीं होगा, क्या होगा? यकृत। अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला हमने भी पूछ लिया, तभी पे यकृत होगा। इसका बता दो जल्दी से, इसमें मैच करना है। जिसको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा, हार्मोन कौन सा होगा। देखो अभी भी बताया है एंजाइम इनमें से कौन सा है? पेप्सिन हो, एरेप्सिन हो, ये सारे क्या है? एंजाइम है। तो बी का एक हो जाएगा। और जो स्टार्च है ये किसका टाइप है? कार्बोहाइड्रेट का। हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोटीन कौन सी है? केराटिन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
देखो ए का क्या है 2, तो 2 से ये वाला स्टार्ट है, ये 2, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 और फिर इसके बाद में 2 1 आ रहा है, 2 1 और 4, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ ये बताओगे, घी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह श्रावित होता है, किससे? श्लेष्मी से या पेट से या अग्नाशय से या जिगर से? तो किससे? जिगर से। नेक्स्ट बताओगे, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पालक, मक्खन, चीज, मछली। पालक में आयरन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इसके अलावा बताओगे, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? हमेशा याद रखना, एंजाइम का मेन वर्क होता है भोजन का पाचन करना। अगर एंजाइम नहीं होगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। निम्न में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? बोलो। क्या प्यूषिका है? प्लेटलेट्स? प्रोस्टेट? कौन सा? अग्नाशय। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना।